हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ पढ़ाई शानदार चल रही होगी और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। अपने समय की कीमत समझिए, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, रेगुलर अपनी तैयारी करनी है और लगातार पढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। स्टूडेंट्स, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। हम पढ़ रहे थे अधिगम और अधिगम के कुछ टॉपिक्स अब तक हमने पढ़ लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अधिगम के नियम। अधिगम के नियम से बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, हम हर एक बात को समझेंगे। साथ ही वो एग्जाम्पल्स भी जानेंगे जो आपको पेपर में हेल्प करने वाले हैं, एज इट इज उनको पूछा जाता है। और ऐसा कुछ तरीका भी यहाँ पर करने वाले हैं जो कि आपको आपकी पढ़ाई में बहुत मदद करने वाला है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। कहने का अर्थ है आप अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमने जो टॉपिक लिया है वो है अधिगम के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के नियम। कि भाई सीखने के भी कुछ नियम होते हैं। किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। थॉर्नडाइक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया है कि जो मुख्य नियम होते हैं वो तो है 3 और जो गौण नियम होते हैं वो हैं 5। आप पहले इन मुख्य नियम को पढ़िए, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? गौण नियम को पढ़ेंगे। इन मुख्य नियम में पहला नियम आता है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। कि आपको किसी कार्य को करने से पहले क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। नाम याद रह जाएगा, तत्परता का नियम, रेडीनेस का नियम। कि भाई रेडी हो जाओ, हमें कुछ करना होगा। तो यहाँ पर ये नियम कहता है कि अगर आप मानसिक व शारीरिक कि अगर आप मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो ही आप उस कार्य को कर सकते हैं। जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा, मतलब हेल्थ से आपको कोई इशू ना हो। दूसरा, आपको माइंडली भी होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो ही आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है जो एज इट इज कई बार पेपर में पूछा जाता है कि एक घोड़े को पानी पीने के लिए तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आपको ज्यादातर बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा और एक आध बार ये पेपर में भी एज इट इज आया हुआ है। तो आपको बस ये बात इस प्रकार से समझनी है कि जो वो घोड़ा है उसको जब प्यास होगी तभी वो पानी पिएगा। इससे पहले आप चाहे उसे कितनी भी कोशिश कर लें, तालाब पर ले जाएं, उसका मुंह पानी में दे दे, फिर भी वो एक घुट पानी नहीं पिएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ है कि आप किसी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते अगर वो मन से पढ़ना नहीं चाहता हो, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार ना हो। इस नियम का उपयोग आप स्टूडेंट्स के साथ किस प्रकार से कर सकते हैं? ये स्टूडेंट्स में जिज्ञासा प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है, साथ ही साथ उनमें रुचि उत्पन्न करता है और ध्यान को केंद्रित करता है। ये वो 3 बिंदु हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इस नियम के उपयोग से हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। पहला, हम रुचि उत्पन्न कर सकते हैं बच्चों में। दूसरा, उनमें जिज्ञासा प्रवृत्ति को विकसित कर सकते हैं, साथ ही साथ ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये 3 वो बातें हैं जिनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये भी आपके क्वेश्चन में हेल्प करेगी। जैसे एक अध्यापक क्लास में गया, वो सबसे पहले जाते ही अपने स्टूडेंट्स को अपने चैप्टर के बारे में बताता है, अपने टॉपिक के बारे में बताता है, उसे बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देता है कि बच्चा आज हम ये पढ़ेंगे, इसमें ऐसा होने वाला है, क्या आप इसे जानते हो? अगर नहीं जानते तो आज हम इस प्रकार के जानेंगे। ऐसी मतलब उनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न कर दो कि भाई तुम जानोगे, तुम कुछ सीख जाओगे। साथ ही साथ उनका ध्यान इस पर आ जाएगा कि हाँ यार नई चीज है, इसे मुझे समझना चाहिए, मैं इसे आज पूरी तरह से समझ लूंगा। उनमें रुचि उत्पन्न होगी कि हाँ भाई सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
इनका जो बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन है, इनकी जो डायग्रामेटिकली शेप ये बता रहे हैं और अपने टॉपिक को जिस प्रकार से समझा रहे हैं, ये बहुत रुचिकर है, तो बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता है। तो एक अध्यापक के लिए ये नियम बेहद उपयोगी है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये किया जा सकता है कि एक अध्यापक क्लास में जाते ही सबसे पहले किस नियम का उपयोग करता है, तो आपको बताना होगा तत्परता के नियम का उपयोग करता है, क्योंकि वो क्या करेगा, पहले बच्चों को तैयार करेगा पढ़ाई के लिए और उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भाई आज का टॉपिक ये है, उसके बाद आप इसे इस प्रकार से समझें। होता है ना कि आपने भी बीएड में अपनी क्लासेस दी होंगी, बीएसटीसी में अपनी क्लासेस दी होंगी, तो आपने देखा होगा कि आप सबसे पहले जाते हैं उनको प्रस्तावना का जो पॉइंट होता है वो समझाते हैं कि बच्चा आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक रहने वाला है, ये इस प्रकार से इंटरेस्टिंग है, ये आपने वहां देखा होगा, आज आप इसको यहाँ पर इस प्रकार से जानेंगे। मतलब उनको एक्साइटेड करते हैं टॉपिक को जानने के लिए, उनको जिज्ञासु प्रवृत्ति लाते हैं, उनमें रुचि उत्पन्न करते हैं, साथ ही साथ उनका ध्यान अदर चीजों से हटाकर बोर्ड पर केंद्रित करते हैं, उस टॉपिक पर केंद्रित करते हैं। तो ये आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के प्रकार समझ गए, इन तीनों पॉइंट्स में से कैसे भी घुमा फिरा के एक लैंग्वेज बना दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए आप कौन से नियम का उपयोग करेंगे। तो आप बता सकते हैं अध्यापक सबसे पहले जाते ही किस नियम का उपयोग करता है, ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं दो ही सेंस में पढ़ेंगे, एक तो स्टूडेंट्स के सेंस में और एक अध्यापक के सेंस में। तो आपको हर बार जो भी टॉपिक पढ़ो दोनों को समझते हुए पढ़ना है। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का जो नियम है, नाम से ही हम समझ गए, हमें एक्सरसाइज करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और हमें पता है कि जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, बहुत बार रिपीट करते हैं, तो वो कार्य में हम दक्ष हो जाते हैं, उस कार्य को हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, वो कार्य हमें बहुत बारीकी से करना आ जाता है कि मतलब अब हम उसमें त्रुटि नहीं करते हैं। तो करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान। तो आपने भी ये बात सुनी होगी, ये बात इस पॉइंट पर बिल्कुल अच्छे से लागू होती है कि पहले हम तत्पर हुए, तत्पर होने के बाद हम अब क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे वो टॉपिक हमें उतने ही अच्छे से आने लगेगा। इस टॉपिक को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो ये कहता है कि उपयोग का नियम और एक ये कहता है अनुपयोग का नियम, कि आप अगर इससे बहुत अधिक उपयोग करते हैं, माना आपने कोई टॉपिक लिया, आप उसे बार बार रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको उपयोग में ले रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है। और अगर आप किसी टॉपिक को लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन अब उसे काफी दिनों से, कई सालों से आपने नहीं समझा है, उस कार्य को जिसने आपने सीखा था उस कार्य का आप उपयोग नहीं किया है, तो वो कार्य अब आपको नहीं आएगा। कि अभ्यास करके हमने कोई चीज सीख ली, समझ गए हम उस पॉइंट को, अगर हम उसका लगातार काम में ले रहे हैं तो वो टॉपिक आएगा, और जिसको नहीं ले रहे हैं वो नहीं आएगा। तो अभ्यास के नियम को दो भागों में बांट करके पढ़ा जा सकता है। अभ्यास के द्वारा हम स्टूडेंट्स में क्या कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट को विकसित कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर उपयोगी है, ध्यान में होना चाहिए। हम आदतों का विकास कर सकते हैं, हम बुरी आदतों को छुड़वा सकते हैं, कि उनमें जितनी भी बुरी आदतें हैं उन्हें छुड़वा सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें कला, अगर वो कोई कला सीखना चाहते हैं, कला को उन्हें समझाना चाहते हैं, चित्रकारी हो गया, या फिर हम कहें कि उनको गीत गान हो गया, संगीत हो गया, अगर वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर सिखा सकते हैं। और एक उच्चारण, उच्चारण में भी कई बार होता है कि हम बच्चों के उच्चारण को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो हम अभ्यास के द्वारा उनका उच्चारण भी सही कर सकते हैं। आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं, ये वो बिंदु है जिनकी सहायता से आप कई क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। जैसे आपको किसी बच्चे में अच्छी आदतों का विकास करना है, तो आप उसे क्या करोगे, अभ्यास का नियम दोगे कि अभ्यास कर बच्चा, इस पॉइंट को तुझे बार बार अप्लाई करना है। जैसे आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है,
वो बहुत ही ज़्यादा शाय है, बिल्कुल भी क्लास में बोलता नहीं है, उसे झिझक होती है क्लास में बैठने के लिए और वो इस आदत के कारण अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है। तो अब आप क्या करोगे, उसकी वो आदत छुड़वाओगे और उसे सबसे फ्रेंडली बनाओगे कि हाँ भाई, तू सबसे बात करा कर, अपनी क्लास में अच्छे से हंसमुख अंदाज में रहा कर और साथ ही साथ टॉपिक्स वगैरह पर अच्छे से ध्यान दिया कर, पढ़ा कर। तो इन आदतों को बदलने के लिए, आदतों में नई आदतें जोड़ने के लिए आप उसे क्या करोगे, थोड़ा आगे बिठाओगे, बार बार उससे कांटेक्ट करोगे कि भाई देख, इधर देख, समझ, इस टॉपिक को ऐसे कर, अपने फ्रेंड से बातें कर, देख, जो भी उसका फ्रेंड होगा उससे कहोगे कि भाई इससे बता, उससे कहोगे कि इससे पूछ। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आप लोग बार बार अभ्यास करोगे इस पॉइंट का, वो बच्चा आपके साथ फ्रेंडली होने लगेगा, आपकी क्लास के साथ फ्रेंडली होने लगेगा और उसकी आदतों में भी बदलाव आने लगेगा। तो इस प्रकार से हम इस नियम के द्वारा आदतें बदल सकते हैं, आदतें, बुरी आदतें छुड़वा सकते हैं, कला के प्रति उनका जो भी रुझान है उसको बार बार प्रैक्टिस करवाते हुए सही करवा सकते हैं। तो इस प्रकार ये नियम बेहद उपयोगी है। नेक्स्ट आता है प्रभाव का नियम। इस नियम का बहुत ही अधिक उपयोग है। इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं, इसे संतोष का नियम भी कहते हैं। देखिए कि जब हम कोई कार्य करते हैं, अगर उससे पॉजिटिविटी मिले, ठीक है, कि हमने जो कार्य किया वो बहुत अच्छे से हो गया, हमें उसके लिए शाबाशी भी मिल गई, तो हम क्या हैं, उस कार्य को करके संतुष्ट हैं, हमें संतोष को प्राप्त किया है और जो परिणाम था वो भी बहुत अच्छा आया है और उससे हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आई है। इसलिए ये प्रभाव का नियम है कि बच्चा है एक, आप उससे क्या कह रहे हैं कि भाई मेरा ये काम कर गया, ठीक है, बच्चा काम करके आया और आते ही आपने उससे कहा कि बेटा वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ही गुड बिहेव बच्चे हो। मतलब आपने अच्छी अच्छी बातें उससे कही और उसे शाबाशी दी और आपने उसे भेज दिया, ठीक है। ऐसा करने से बच्चा कितना खुश हुआ कि भाई मेरा काम बहुत अच्छा था, जो अंकल थे उन्होंने मुझे शाबाशी दी, इसका मतलब अंकल बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ मैं इस कार्य को करने में सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। मतलब हर प्रकार से उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आई, ठीक है, और उस कार्य को करने के लिए वो तत्पर भी हो गया कि हाँ, अब कभी भी मुझे इस प्रकार का काम बताया जाएगा तो मैं कर सकता हूँ। और नेक्स्ट टाइम आप ही उसे कोई काम बताओगे तो वो दौड़ के करेगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि अंकल ने मुझे पिछली बार भी इतनी शाबाशी दी थी, इतने अच्छे से मेरे से बिहेव किया था, तो अब भी ये मेरे साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। और अगर इसके अपोजिट आपने उस काम को करवाकर उसे डांट दिया होता कि भाई तूने अच्छे से काम नहीं किया, तू अच्छा बच्चा नहीं है, तू, तुझसे कुछ होता नहीं है, तो आइंदा वो आपसे बचने की कोशिश करेगा, आपसे दूर रहेगा और आपको एक गंदे अंकल की लिस्ट में रख लेगा कि भाई ये अंकल अच्छे नहीं है, मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप उसे संतुष्ट परिणाम देते हो तो वो संतोष ही हो जाएगा, साथ ही साथ उसके परिणाम इफेक्टिव होंगे और अच्छे प्रभाव उस पर आएंगे। इसके द्वारा आप किसी में भी सकारात्मकता का विकास कर सकते हो कि अगर किसी बच्चे में सकारात्मकता लानी है, नेगेटिविटी को दूर करना है, तो कौन से नियम का प्रयोग किया जा सकता है? प्रभाव के नियम का उपयोग किया जा सकता है। ये तो हो गए वो एग्जाम्पल्स, वो बिंदु जो कि आपको हर एक बुक में मिल जाएंगे, आप इन्हें कहीं से भी पढ़कर तैयार कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको इन्हें समझा दिया है। अब इनको इस प्रकार से समझेंगे कि ये आपके ऊपर भी अप्लाई हो जाए, आपको भी समझ आ जाए। अब हम इसी बिंदु को एक नए तरीके से समझेंगे। माना हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, दो स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब ये एक स्टूडेंट्स जो है, इसे इनके माता पिता ने सजेस्ट किया है कि भाई तू रीट की तैयारी कर ले या किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर ले। इसका बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन माता पिता को लगा कि भाई इसे कुछ तो करवाना चाहिए, तो इसने बीएड वगैरह, बीएसटीसी वगैरह कर रखी है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तू कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर, तू घर पे बैठ के नहीं रह सकता।
और उन्होंने ही इसके लिए कोचिंग ढूंढ दी। इसे बोला कि जा कल से तू कोचिंग जाएगा, पढ़ाई करेगा और अपने इस टॉपिक को तैयार करते हुए अपने एग्जाम को तू एग्जाम की तैयारी करेगा। ये बच्चा भी भाई अब माता पिता कह रहे हैं तो इसे जाना है, बाकी ये बिल्कुल भी मन नहीं है इसका, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता तैयारी करना, ये अपनी कोचिंग में जा चुका है। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो खुद चाहता है कि मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूं, इसे किसी का भी सपोर्ट इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार है, शारीरिक रूप से बिल्कुल तैयार है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे हर वो संभव कोशिश करनी है जिससे कि मेरा एग्जाम क्लियर हो सके। इसने पूरे जोड़ तोड़ लगा करके एक कोचिंग की व्यवस्था भी कर ली। ठीक है, अपने लिए सारी सामग्री भी जुटा ली। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं पहला नियम, तत्परता का नियम, कि भाई ये बिल्कुल तत्पर नहीं है, ये नहीं चाहता कि मैं तैयारी करूं, यानी मानसिक व शारीरिक रूप से ये तैयारी करना नहीं चाहता है, ये बिल्कुल भी तत्पर नहीं है, इसमें न जिज्ञासा है न रुचि है, नहीं इस पॉइंट पर इसका ध्यान केंद्रित है। हो गया पहला नियम क्लियर, तत्परता का नियम, कि पहले किसी चीज को सीखने के लिए हमें क्या होना पड़ता है, तत्पर होना पड़ता है। तो ये बच्चा बिल्कुल भी तत्पर नहीं है, जबकि यहाँ पर जो बच्चा है वो तत्पर है, वो चाहता है तैयारी करना, उसने खुद ने अपने अंदर रुचि उत्पन्न कर ली है इस पॉइंट के प्रति, वो जिज्ञासु है और अपना ध्यान भी अपने एग्जाम पर गड़ा चुका है कि मुझे इसे क्लियर करना है। ठीक है, आप में से आप कौन है वो आप खुद पहचान लें, आप इनमें से कौन है वो आप खुद पहचान लें, आपको करना क्या है वो भी अब आप समझ लें। ठीक है, तो ये बच्चा क्या हो गया है, तत्पर हो गया है। अब आता है, अब ये बच्चा क्या है, तत्पर है, तो दोनों की हमें कहानी चल रही है। अब क्या होता है, क्लास चल रही है, क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर करवाया जा रहा है, माता पिता बेहद एक्टिव हैं। यहाँ पर एक टॉपिक की, जैसा इसने बोला कि आज अध्यापक ने कुछ बोला है, किसी और से इसने कुछ सुना है, घर जाकर के जो भी बता रहा है, इसके पेरेंट्स ने वो सारी बुक्स ला करके इसको दे दी, मतलब एक टॉपिक की इसके पास अनगिनत बुक है। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से अपने पास सारी सामग्री लेकर बैठा है, लेकिन इस बच्चे के पास इतनी सामग्री नहीं है, इसके पास मात्र एक टॉपिक की एक बुक या कुछ नोट्स ही अवेलेबल है। अब ये बच्चा क्या करता है, इसमें से एक टॉपिक को पढ़ता है, कभी किसमें से पढ़ता है, कभी किसमें से पढ़ता है, इसको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जबकि ये पूरी तरह से एक्टिव है। ये उस एक बुक को ही बार बार पढ़ता है, अधिक बार पढ़ता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उन टॉपिक्स को रिवाइज करता है। तो आपको एक बात यहाँ पर ये समझ आनी चाहिए कि एक बुक को 20 बार पढ़ना बेटर है बजाय 20 बुक को एक बार पढ़ने के। क्लियर हो गया? तो अभ्यास का नियम भी क्या कह रहा था कि बार बार प्रैक्टिस करो, तभी कोई चीज आपको समझ में आएगी। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि अभी भी हमें क्या करना है, सीमित मटेरियल रखना है और उसको बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, तभी हम अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। हो गया यहाँ तक? अभ्यास के द्वारा उसने अपने अंदर कई आदतों का विकास किया, कई बुरी आदतें जैसे लेट तक सोना, ठीक है, ढंग से अपना ख्याल नहीं रखना, ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करना, वो अपना हर एक काम कर रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, मन नहीं है फिर भी वो पढ़ाई कर रहा है, अपने आप को एक बार तत्पर कर रहा है कि मैं पढ़ूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, और धीरे धीरे वो अपनी इस आदतों को अपने अंदर विकसित भी करता जा रहा है। अब उसे बिल्कुल भी पीठ दर्द नहीं होता है, अब उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अपनी परिस्थितियों में ढल चुका है और क्या कर रहा है, अब अपना सारा समय पढ़ने में दे रहा है, जबकि यहाँ पर सारा मामला खराब है, वो बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। अब आता है प्रभाव का नियम। यहाँ पर जब ये बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बार बार अच्छे से रिवाइज कर रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, इसने अपने टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दिया है, टेस्ट में इसको रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है,
सोच रहा है कि चलो इसमें अच्छा कर रहा हूँ तो एग्जाम में भी अच्छा करूंगा, मैं अपना पेपर क्लियर कर लूंगा, इसे संतुष्टि मिल रही है, इसको परिणाम की इच्छा हो रही है, ये प्रभावी हो रहा है, इसका हर एक काम सकारात्मक चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब इसने अपने टेस्ट देखे, अपने नंबर देखे, तो ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ, इसको परिणाम प्रभावी नहीं लगा, जो भी परिणाम आ रहा था वो उससे असंतोषी हो रहा था, इसमें नकारात्मकता आ रही थी कि मैं क्लियर नहीं कर सकता। तो अगर आप भी किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो इन 3 नियमों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। पहले तत्पर हो जाओ, बार बार पढ़ो, उसको रिवाइज करो और अपनी प्रैक्टिस को इतना अच्छा करो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगे और आप पढ़ाई को एकदम सकारात्मक वे में करते हुए आगे बढ़ पाओ। क्लियर हो गए ये तीनों पॉइंट? अब चलते हैं हम गौण नियम की तरफ। गौण नियम में पहला ही नियम आता है बहु प्रतिक्रिया का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्स, कि यहाँ पर कि आप किसी कार्य को समझने के लिए या करने के लिए बहुत सी क्रियाएं कर रहे हैं, तब जाकर आपको वो पॉइंट क्लियर होता है। तो यहाँ पर हम इसे रिलेट करके देखते हैं कि इसे एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ठीक है, इसने छोड़ दिया, ठीक है, जबकि ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने उस टॉपिक को हर जगह से समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, मैं इस पे बहुत सारी क्रियाएं करके देखूंगा, ठीक है। इसने खुद समझा, टीचर से समझा, बार बार पढ़ा, ऑनलाइन जाकर भी पढ़ा और इसने अपने टॉपिक को क्लियर कर लिया कि किसी कार्य को जब आप बहुत सारी प्रतिक्रिया करके समझते हो तो वो कार्य क्या हो जाता है, आपको आने लगता है। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप आंशिक रूप से करके भी कंप्लीट कर सकते हो, इसे भी आप समझें। जैसे आपको साइकोलॉजी कम पसंद है या फिर कम आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अंश में बांट लीजिए। जैसे आपकी 5 यूनिट है, रीट की तैयारी कर रहे हो तो 5 यूनिट है, अब 5 यूनिट में से जैसे बाल विकास पहली यूनिट है, अधिगम दूसरी यूनिट है, मेरी क्लासेस हैं बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं, आप रोज एक क्लास अटेंड करते हैं, रोज उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह अपने पास जो भी बुक्स वगैरह हैं उनसे उसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब उनसे पढ़ के, नोट्स वगैरह से पढ़ के आपको वो टॉपिक समझ में आने लगता है, आप उस टॉपिक को पूरे दिन में जितना भी समय मिले आप उसे रिवाइज करते हैं। देखिए, पढ़ने में और बुक से पढ़ने में आधा घंटा गया, पूरे दिन में आधा घंटा और उसे रिवाइज कर लीजिए, आपका एक टॉपिक क्लियर हो रहा है, आपने एक अंश भर पढ़ाई की। इस अंश भर पढ़ाई से जब आप देखेंगे तो आपकी एक यूनिट कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी, धीरे धीरे दूसरी यूनिट कंप्लीट होती दिखाई देगी और एक साइड वे में कंप्लीट होते होते 1-1.5 महीने में आपका पूरा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि अंश अंश से आपका क्या हो गया है, एक टॉपिक क्लियर हो गया है। तो यहाँ आंशिक क्रिया का नियम यही कहता है कि जब आप थोड़ा थोड़ा करके भी किसी कार्य को करते हैं और उसमें पूर्णता हासिल कर लेते हैं तो वो क्या है, अपने आप में एक अधिगम का नियम है। और एक और पॉइंट आप इसमें इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमने देखा है कि कई बच्चे बहुत कम पढ़ाई करते हैं, लास्ट 1-1.5 महीने में पढ़ाई करके भी अपना सिलेक्शन ले लेते हैं, वो बच्चे भी इसी में गिने जाते हैं कि उन्होंने आंशिक क्रिया को फॉलो करते हुए भी सिलेक्शन ले लिया। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पर जो पॉइंट है वो है ध्यान केंद्रित करने का, कि जिस बच्चे ने बहुत कम समय में पढ़ाई की लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई की, ध्यान से पढ़ाई की, उसका सिलेक्शन हुआ, और जिसने बहुत पढ़ाई तो बहुत की लेकिन ध्यान नहीं केंद्रित था, अपनी परिस्थितियों में डूबा हुआ था, तो वो सिलेक्शन नहीं लेगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आता है मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। देखिए, मनोवृत्ति बहुत जरूरी है। जैसे आपने सोचा कि मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, पॉजिटिविटी है, आप रोज इस सकारात्मक विचार के साथ पढ़ने बैठते हो, रोज एनर्जेटिक रहते हो, एक दिन आपने सोचा कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, आपको हर जगह रुकावट मिलेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे।
तो जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, यहाँ पे मनोवृत्ति की बात की जा रही है, सकारात्मकता नकारात्मकता की बात की जा रही है कि आप जितने अधिक सकारात्मक हो उतना ही ज्यादा आप अपने लक्ष्य के करीब हो। तो ये जो बच्चा था ये सिलेक्शन के बहुत दूर है, लेकिन ये सकारात्मक वे से चल रहा है, इसमें पॉजिटिविटी है, ये हर कार्य को करना चाहता है, अपने अंदर बदलाव करना चाहता है, ये सकारात्मक है, ये सिलेक्शन की दौड़ में बहुत आगे है। तो सकारात्मकता यहाँ बहुत जरूरी है। सकारात्मकता से आप अधिगम को सक्षम बना सकते हो, अधिगम कर सकते हो। मनोवृत्ति में आपको यही लिखना है कि जो सकारात्मकता है उससे अधिगम बहुत प्रभावी हो जाता है और वो बहुत जल्द लक्ष्य के करीब हो जाता है। नेक्स्ट आता है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण के नियम को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप अगर रीड की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपने हिंदी पढ़ा, ठीक है, उसका सिलेबस देखा तो आपने देखा कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन सारे पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसे, आपने देखा कि वो टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हैं, मतलब आपको पहले से आते हैं, अब आपका मन करेगा कि मैं जो पढ़ूं उसी से रिलेट करके पढ़ूं, तो वो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो वैसा ही कुछ आत्मीकरण में है कि आपको जो पहले से आता है, कि जो आप पहले से जानते हैं उसी से आपको आज का नॉलेज क्या करना है, कनेक्ट करना है, उसे तैयार कर लेना है। बेस्ट वैसे आप इस प्रकार समझ लें, आपकी जो कि रीड की हिंदी की क्लास, आपने रीड का सिलेबस देखा होगा, उसमें हिंदी के सिलेबस में आपने देखा कि बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन वो सारे पॉइंट्स आपके पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन अब आपको वो बहुत कम आते हैं, बहुत हल्के आते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब उन्हें वापस से पढ़ेंगे और अपने नए ज्ञान से उस पुराने ज्ञान को रिलेट कर लेंगे, तो वो टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसा ही क्या है आत्मीकरण का नियम, अपने पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को कनेक्ट करते हुए चीजों को समझना। लास्ट हमारा यहाँ पर एक नियम और बच जाता है, पांचवा नियम है साहचर्य का नियम। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नियम है, इससे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साहचर्य यहाँ पर ये कहना चाहता है कि एक परिस्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार दूसरी परिस्थिति में भी किया जाता है। जैसे एक माँ का बेटा है, वो बहुत दिनों से उससे बहुत दूर है, तो अब वो माँ क्या करेगी, अपने बेटे के लगाव की वजह से वो क्या करेगी, उसकी फोटो लेगी और उस फोटो को सहलाते हुए ही उससे बातें करने लग जाएगी, अपना प्यार उसके प्रति दर्शाने लग जाएगी, उसको रोना आ जाएगा। तो ये जो प्रभाव है ये क्या समझा रहा है, सहचर्य का नियम। एज इट इज यही एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है कि एक माँ अपने बेटे की फोटो देखकर रोने लगी है, वो बच्चा उससे बहुत दूर है, तो ये कौन से नियम के अकॉर्डिंग आता है, तो आपको जवाब में देना होगा सहचर्य का नियम। तो ये तो हो गए हमारे पास अधिगम के नियम, आप इन्हें समझिएगा। इन पे जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उन्हें भी आप करने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स ने कहा है कि हम किस प्रकार से इनके नोट्स बनाएं, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये है जो भी मैंने बोला है इनके लिए इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनके सामने लिख लीजिए, आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हैं। शॉर्ट नोट्स से क्यों, एक तरीके से पूर्ण नोट्स हैं, आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इसके बाद भी आप कोई भी बुक वगैरह पढ़ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी जारी रखिए।